ये सवाल तो सभी के मन में आता है कि जब गवर्नमेंट के पास पैसा छापने की मशीन है तो वो एक ही बार में बहुत सारा पैसा छापकर पूरे देश की गरीबी दूर क्यों नहीं कर देती। अगर पैसा छापना इतना आसान है तो सरकार जितना मन करे उतना पैसा क्यों नहीं छाप लेती। हर आदमी करोड़पति बन जाएगा, कोई भी पैसे को लेकर परेशान नहीं होगा और देश में गरीबी खत्म हो जाएगी। सवाल तो बढ़िया है लेकिन जवाब और भी मजेदार है। देखिए, ये बात तो बिल्कुल सही है कि पैसा छापना आसान है, पर असली खेल है उस पैसे की वैल्यू बनाए रखना। अगर कोई देश बिना सोचे समझे पैसा छापता रहेगा तो उस पैसे की वैल्यू ही खत्म हो जाएगी, क्योंकि बाजार में सामान तो लिमिटेड है और लोगों के पास पैसा बहुत ज़्यादा हो जाएगा। लोग ज़्यादा पैसा देकर चीज़ें खरीदना चाहेंगे, जहाँ से इन्फ्लेशन की शुरुआत होगी। मतलब जो चीज़ आज 100 रुपये की मिलती है वो कल 1000 रुपये की हो जाएगी। सपोज दैट किसी देश में 5 लोग रहते हैं और वहाँ हर महीने 5 टमाटर की पैदावार होती है। सरकार भी हर महीने 50 रुपये छापती है। मान लो सरकार इन 5 लोगों को हर महीने 10-10 रुपये देती है और वहाँ हर एक टमाटर की कीमत भी 10 रुपये है। तो ऐसे में ये 5 लोग एक एक टमाटर खरीद लेंगे। अगर कल को सरकार ये सोचने लगे कि हम अपने देश में पैसे को बढ़ाएंगे, अब हम 50 की जगह 100 रुपये छापेंगे, तो अब ये 100 रुपये हर व्यक्ति में 20-20 करके डिवाइड हो जाएंगे। अब इससे कोई फायदा तो होने वाला नहीं है, क्योंकि टमाटर की पैदावार तो उतनी हो रही है जितनी पहले हो रही थी। अब यहाँ आता है डिमांड एंड सप्लाई। लोग सोचेंगे कि मैं ज़्यादा पैसे देके थोड़ा ज़्यादा सामान खरीद लूँ। जब एक बंदे के पास 2 टमाटर खरीदने के पैसे होंगे तो वो 2 टमाटर खरीद लेगा, जिससे मार्केट में केवल 3 टमाटर बचेंगे जिनको खरीदने के लिए 4 लोग होंगे। तो ऐसे में टमाटर का प्राइस डिमांड की वजह से ऑटोमेटिक ज़्यादा हो जाएगा और धीरे धीरे हाइपर इन्फ्लेशन वाली कंडीशन बन जाएगी। जब किसी देश में इतनी महंगाई हो जाए कि नोट की वैल्यू केवल एक कागज के बराबर रह जाए तो उसे हाइपर इन्फ्लेशन कहते हैं। और ये एक्सपेरिमेंट 2 देशों में हो चुका है, जिम्बाब्वे और वेनेजुएला। ये बात है लगभग सन 2007 की, जब जिम्बाब्वे ने बिना सोचे समझे बहुत ज़्यादा मात्रा में करेंसी छाप दी, जिसका रिजल्ट ये रहा कि लोगों को एक ब्रेड खरीदने के लिए भी नोटों का बंडल लेकर जाना पड़ता था। फिर जिम्बाब्वे को अपनी करेंसी बैन करनी पड़ी। देश में इन्फ्लेशन को बढ़ता देख जिम्बाब्वे को फिर डॉलर पर स्विच करना पड़ा। किसी भी देश में पैसे को छापने के लिए काफ़ी चीज़ों पर बेस्ड एक स्पेशल कैलकुलेशन की जाती है। भारत में भी पैसे छापने का जिम्मा आरबीआई के पास है, लेकिन आरबीआई पैसा सिर्फ तभी छापता है जब देश की जीडीपी बढ़ रही हो, देश का प्रोडक्शन बढ़ रहा हो, देश के पास सोना विदेशी मुद्राएं ज़्यादा हो या फिर इकोनॉमी स्टेबल हो। तो कोई भी देश अनलिमिटेड पैसा नहीं छाप सकता, क्योंकि अगर वह ऐसा करेगा तो उस देश की अर्थव्यवस्था ही बिगड़ जाएगी। तो मनी सप्लाई इक्वल टू कंट्री की रियल वेल्थ या फिर प्रोडक्शन के बराबर होनी चाहिए। यानी किसी देश का जितना प्रोडक्शन है, जितना सामान, सेवाएं, सोना विदेशों से कमाई, उसी हिसाब से पैसा छापा जाता है। ज़्यादा पैसा छापने से लोगों के पास पैसा बढ़ जाएगा। जब लोगों के पास पैसा ज़्यादा होगा तो फिर बैंकों की ओर दौड़ेंगे और अपने पैसे को सेव करने के लिए बैंकों में डिपॉजिट करेंगे। अच्छा, अब आप मुझे एक चीज़ बताओ, आपको पता है कि बैंक हमारे पैसे की सेफ्टी करता है, हमसे बिना कुछ चार्ज किए फ्री में हमारे पैसे की सुरक्षा करता है। जब हम चाहते हैं हमें 1-2% का ब्याज भी देता है। तो अब सवाल आता है कि बैंक हमें ये मनी सेफ्टी प्रोवाइड करने के लिए कुछ एम्प्लॉयज़ भी रखता होगा और उनको 1-1 लाख रुपए सैलरी भी बांटता होगा। और ये तो आपको भी पता होगा कि एसी वाली हवा बैंकों में सबसे ज़्यादा मिलती है। अरे कहना क्या चाहते हो? जब ये बैंक हमसे कोई चार्ज नहीं करते तो ये इतना पैसा बैंक लाता कहाँ से है? ऐसा तो नहीं है कि कोई भी हमें मनी सेफ्टी देने के लिए अपने घर से पैसा लगाना शुरू कर देगा। बात तो सही है। अब इतना सुनने के बाद कुछ लोगों को लग रहा होगा कि चल मैं ये वीडियो स्किप कर देता हूँ। ये तो मुझे पता है कि बैंक हमसे जो पैसा लेता है उसे किसी और को 10 या 12% ब्याज पर लोन पर दे देता है। उसमें से 3 या 4% ब्याज हमें दे देता है और बाकी का बचा हुआ इसका जो डिफरेंस होता है वही बैंक की कमाई होती है। लेकिन भाई ये पूरा सच नहीं है। ये एक बहुत बड़ा गेम है जो एक आम आदमी की सोच से बहुत दूर है। बैंक जिस प्रिंसिपल पर वर्क करते हैं उसके थ्रू ये आपके 1000 के डिपोजिट को आराम से 10,000 रुपए में कन्वर्ट कर सकते हैं। मान लो आप बैंक में 1000 रुपए डिपोजिट करने के लिए जाते हो। बैंक अपने रूल के अकॉर्डिंग आपके 1000 रुपए के डिपॉजिट में से 10% रिजर्व रखेगा और बाकी के 900 रुपए किसी और को लोन पे दे देगा। अब ध्यान देने वाली बात है, अगर आप अपने फोन में अपने अकाउंट का बैलेंस चेक करोगे तो आपको अपने अकाउंट का बैलेंस 1000 रुपए ही दिखाया जाएगा और इधर जिस बंदे ने 900 रुपए लोन लिया था उसे भी उसका अकाउंट बैलेंस 900 रुपए ही दिखाया जाएगा। इसका मतलब कि आप दोनों के पास बैंक से 1000 और 900 रुपए की परचेसिंग पावर है। बैंक के पास एक्चुअल कैश 1000 रुपए ही है, लेकिन बैंक ने आपके अकाउंट में ये 900 रुपए डिजिट नंबर डालकर एक्स्ट्रा 900 रुपए की करेंसी ऐड कर दी जो वर्चुअल है। अब आगे भी ये गेम ऐसे ही कंटिन्यू चलता रहेगा। अब जिस बंदे ने ये 900 रुपए का लोन लिया था ऑफ कोर्स उसने भी किसी काम को करने के लिए ही लिया होगा। अब जैसे ही वो बंदा कुछ सामान खरीदने के लिए किसी और के अकाउंट में पैसे ट्रांसफर करेगा तो बैंक फिर से उन 900 रुपए में से 10% रिजर्व रखेगा और बाकी के पैसे फिर से किसी को लोन पे दे देगा। ऐसा करते करते बैंक आपके 1000 रुपए के डिपॉजिट को आराम से 10,000 रुपए में कन्वर्ट कर लेती है। हमें लगता है कि बैंक में हमारे
हमारे पैसे सेफ हैं, हम जब चाहें तब जाकर अपना पैसा निकाल सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है। अगर उस बैंक के 20 से 30% लोग ही एक साथ जाकर पैसा निकालने लगे तब भी बैंक सबको उनके पूरे पैसे नहीं दे सकता, क्योंकि बैंक के पास आपके पूरे पैसे होते ही नहीं। इसी वजह से बैंक लोगों को एक लिमिट देता है कि आप दिन में केवल इतना कैश निकाल सकते हो। अगर मान लिया जाए कि पूरी दुनिया में जितने बैंक हैं उनके अकाउंट के बैलेंस को जोड़कर टोटल 1000 रुपए हैं, तो उसमें से उनके पास एक्चुअल कैश 100 रुपए से भी कम होगा। बाकी के 900 रुपए बस वर्चुअल डिजिट हैं, जिनको केवल हम अपने मोबाइल स्क्रीन पर देख सकते हैं। पैसे के इस मायाजाल को जानबूझकर कॉम्प्लिकेटेड बनाया गया ताकि आम लोग इसको समझ ना सके।